हरिओम योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाले हैं जो 21 जून को हुआ था। 1 से लेके 10 क्वेश्चन को आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर देंगे अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो। मेरा नाम हुआ कुमार मधुरंजन, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और योगा से मैंने मास्टर्स किया। पिछले साल मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ और उससे पहले मेरा नेट क्वालीफाई हुआ था। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप उस पे जाके मेरे बारे में और भी कुछ जान सकते हैं, जैसे मेरे कितने मार्क्स बने, कितने अटेम्प्ट लगे, मैंने कहाँ से मास्टर्स किया, तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ब्रेन वेव्स दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो ब्रेन वेव जब रजिस्टर हमारी ब्रेन करती है तो उस समय हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं या आप कौन सा काम करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेन वेव्स किस तरीके से चेंज होती है। जैसा कि हम लोगों ने 3 अवस्था पढ़ी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। तो जो जागृत अवस्था है, यहाँ पे आप वेकफुल स्टेट में रहते हो, स्वप्न में आप ड्रीम करते हो और सुषुप्त में अनकॉन्शियसली आप पड़े रहते हो ना, कोमा। तो जब आपकी सुषुप्त अवस्था रहती है उस समय आपका जो ब्रेन वेव्स चलता है डेल्टा ब्रेन वेव्स याद रखिएगा, और जब आप स्वप्न देख रहे हो उस समय आपकी थीटा ब्रेन वेव आपकी ब्रेन रजिस्टर करती है, और जब आप जागृत अवस्था में रहते हो तो यहाँ पे आपकी बीटा ब्रेन वेव्स वर्क करती है। अब जागृत और स्वप्न के बीच में ही तो हम लोग योग निद्रा करते हैं और आपकी ब्रेन अल्फा वेव रजिस्टर करती है। तो यहाँ पे अल्फा वेव क्या हो गया, रिलैक्स एंड वेकफुल। आप रिलैक्स भी कर रहे हो और जगे हुए भी हो, दैट इज इसके। उसके बाद आपको बोला गया बीटा। बीटा हमने कब देखा, ये देखिए जब आप जगे हुए रहते हो, दैट इज रेगुलर मेंटल एक्टिविटी। इसमें आपकी रेगुलर मेंटल एक्टिविटी किसमें, आपकी ब्रेन बीटा वेव रजिस्टर करती है। डेल्टा वेव कब रजिस्टर करती है, जब आप बिल्कुल डीप स्लीप या कोमा में, दैट इज सुसुप्त अवस्था में रहते हो। और थीटा कब करती है, जब आप डीप रिलैक्सेशन और आप स्लीप करते हो ना, डीप रिलैक्सेशन, स्लीप, या फिर यहाँ पे ड्रीम भी हो सकता है ना। तो आप याद रखिएगा, अगली बार शायद आपको यहाँ पे ड्रीम मिल जाए। यहाँ से पहले जो क्वेश्चन आते थे यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा जाता था कि हु फाउंडेड योग निद्रा। आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती। यह योग निद्रा किसकी देन है, तो यह बिहार स्कूल ऑफ योगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। अगर आपने पिछली बार का क्वेश्चन देखा होगा तो वहां पे पूछा गया था कि कौन से 2 हार्मोन का सिक्रीशन योग निद्रा के समय होता है। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगली बार यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, आइए इसको देखते हैं। अगर आपने योग निद्रा की बुक पढ़ी होगी तो आपको ये चार्ट जरूर देखने को मिला होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन अगली बार आ सकता है, तो आपको ब्रेन वेव्स के वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इससे 15, 9, 5 और 3, और इधर को अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आप मैच करो। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। या फिर आपको यहाँ पे पूछ लेगा कि तुरिया अवस्था में कौन सी ब्रेन वेव रजिस्टर करती है योग निद्रा के अनुसार। तो तुरिया को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये तुरिया। तो तुरिया अवस्था के समय आपकी ब्रेन अल्फा वेव रजिस्टर करती है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तभी आपका जेआरएफ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिकल उपरान के कार्य से संबंधित इनमें से क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था, क्योंकि इस तरीके से इन दोनों में से कोई इतना क्लियरली किसी ग्रंथों में नहीं बताया गया। लेकिन आप जब देखेंगे मृत्यु के उपरांत शरीर में विद्वान कौन से प्राण रहते हैं ये बताया गया है। पलक झपकाने में भी जो मदद करता है उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि यह नासिका के मार्ग में जाने से रोकता है तथा ग्रास नली गले में भेजता है, तो इतना क्लियर कहीं नहीं बताया गया। लेकिन जब आप वशिष्ठ संहिता के श्लोक को देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे क्षुतम तु कृकरस्य च, यह क्या करता है, छींकने की क्रिया कृकर वायु की है। और छींक आपको 2-3 वजह से आती है, लेकिन कभी कभी छींक अगर आपके नासिका मार्ग में खाना चला जाता है तो इसकी वजह से भी आपको छींक आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि यह कृकर उपरांत के कार्य हैं। लेकिन फिर भी ये इतना क्लियर नहीं होता है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ। और सिमिलरली शिव संहिता में भी यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया है।
तो अगली बार यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो संस्कृत वर्ड यहाँ श्लोक में दिए गए ना, जैसे उद्गार, इस तरीके से दे दिए जाएंगे और यहाँ पे उपरांत, और फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सटीक भी रहेगा और अगर आपने श्लोक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है कि श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा के विषय में क्या कहा गया है। ये आप तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आपने श्लोक को पढ़ा होगा। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक क्या कहता है? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक देव है, वह सभी भूतों में क्या है? गूढ़ है, छुपा हुआ है, सब प्राणियों में छुपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी जगह सभी में व्याप्त है और सब भूतों के अंतर आत्मा में वसता है। कौन? वही देव। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, सभी के कर्मों के अधिष्ठाता हैं और क्या है? सभी भूतों में उनका निवास है। तो यहाँ पे क्या क्या आपको पता चला? सर्वभूतेषु गूढ़, यह एक है। अचेता है, यह चेता, तो यह चेता है, चेतन है। कर्माध्यक्ष भी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चेता, सर्वभूतेषु गूढ़ और कर्माध्यक्ष। तो BCE विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरीके के बहुत से गुण आपको श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलेंगे, तो आप श्लोक को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस योगाभ्यास में जीवा को हम लोग गोल बनाकर इनहेल करते हैं? यह बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग शीतली प्राणायाम में इस तरीके का पोस्चर ऑप्ट करते हैं। चित्तकारी में हम लोग चित्त से इनहेल करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 3 नरक के द्वार पूछे गए और 3 आपको एक ही जगह पे बताया गया है, काम, क्रोध और लोभ। तो आप सीधा सीधा A का 2 करते और फिर आपका यह आंसर हो जाता। लेकिन हम लोग एक एक ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। उच्छिष्ट मतलब क्या होता है? उच्छिष्ट मतलब आपका होता है जूठा, जूठा भोजन ना, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। आरंभ में विष के तुल्य, यह आपका सात्विक सुख होता है। जब आप सात्विक गुण की तरफ अग्रसर होते हैं तो स्टार्टिंग में आपको वह विष के तुल्य महसूस होता है, लेकिन जैसे-जैसे आप उस पथ पर और आगे बढ़ते हैं तो आप उसमें फिर आनंद को प्राप्त होते हैं। यक्ष और राक्षस का पूजन यह राजसिक होगा और उच्छिष्ट आपका तामसिक आहार। आइए थोड़ा श्लोक को देखते हैं। श्लोक क्या कहता है? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो क्या कहता है कि जो सात्विक लोग होते हैं वो देवता की पूजा करते हैं और जो राजसिक लोग होते हैं वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं और जो तामसिक लोग होते हैं वह प्रेत भूतगण को पूजते हैं ना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, रजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामसिक मनुष्य होते हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। तो यहाँ पे आपका ये मिल गया, यक्ष और राक्षस का राजसिक हो जाएगा मैच द फॉलोइंग में। ठीक उसी तरह यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियं। तो जो तामसिक लोग रहते हैं उनको कैसा भोजन प्रिय है? जो यातयाम मतलब जो अधपका है, जो रस रहित है, जो कैसा है? दुर्गंध युक्त है, जो उच्छिष्ट है मतलब जूठा है। तो ये सारे भोजन किनको प्रिय हैं? तामसिक लोगों को। तो आपका इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको कुछ आसन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि वेरिकोज वेन के लिए कौन सा आसन बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप वेरिकोज वेन को पहले समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाइएगा। वेरिकोज वेन क्या होती है? जब आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हर्ट में जाती है तो यह ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती है और यहाँ पे बीच-बीच में एक वल्व रहता है। यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं ये वल्व रहता है यहाँ पे और यहाँ पे। जब ये वाला वॉल्यूम, ये ब्लड का वॉल्यूम इस वाले चैम्बर में आएगा तो 1 सेकंड के लिए ये खुलेगी, ये ब्लड इधर आएगा और फिर ये वल्व क्लोज हो जाता है और ये थ्रू आउट द वेन आपका ये चीज़ होती है। जब आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं उस समय ये वल्व थोड़ा वीक होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि यह ग्रेविटी के अलोंग ब्लड को उतने सही से सर्कुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है और जब यह ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी वेन्स कुछ आपके बॉडी से इस तरीके से बाहर आने या बाहर निकल के दिखने लगती है। और ऐसा इसका रीज़न इसलिए होता है कि अगर कोई बहुत लेडीज़ जैसे किचन में वर्क करती है तो वो काफ़ी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करती है, उसकी वजह से होता है।
अगर कोई टीचर है वो काफ़ी देर तक खड़े होकर लेक्चर देता है तो उससे ये वेरिकोज़ वेन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, हर एक आसन लगभग वेरिकोज़ वेन के लिए बेनिफिशियल होगा ही, लेकिन यहाँ पे आपसे हाइली रिकमेंडेड पूछा गया है। तो यहाँ पे समझेंगे कि अगर आप किसी ऐसे पोज़ीशन में आएँ जिसमें कि आपकी बॉडी नीचे की ओर रहे और आपका पैर ऊपर की तरफ, तो इससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वज़ह से भी। तो इससे क्या होंगी कि वेरिकोज़ वेन वो धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेंगी। तो 2 पोज़ीशन इन्वर्टेड है, एक आपका सर्वांगासन और दूसरा सल्वासन। सल्वासन में भी आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से पोज़ीशन में रहती है ना, ये आपका पैर है, यहाँ पे आप, है ना? ये पोज़ीशन आपके पैर की है, इन्वर्टेड पोज़ीशन ये हो गई। तो आपका बी और सी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब आप योग और रोग की पुस्तक देखोगे तो आपको वहाँ पे ये भी बताया गया ना सर्वांगासन, शीर्षासन, ताड़ासन, पादहस्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आपकी बॉडी की पोस्चर क्या रहती है? आप इस पोस्चर में रहते हैं और आपके हाथ यहाँ रहती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसमें स्ट्रेच होता है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे भी पश्चिमोत्तानासन बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन रहता तो हाइली रिकमेंडेड पश्चिमोत्तानासन भी नहीं होता, क्योंकि वो इन्वर्टेड पोज़ नहीं है। तो इन्वर्टेड पोज़ अगर यहाँ शीर्षासन रहता तो शीर्षासन डेफिनिटली होता। तो यहाँ पे वो इन्वर्टेड 2 ही दिए गए हैं, तो इसलिए बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वस्त्र धोती की लंबाई गेरंड संहिता में कितनी बताई गई है? अगर बात करेंगे गेरंड संहिता के अनुसार तो वस्त्र धोती की केवल वहाँ पे चौड़ाई बताई गई, लंबाई नहीं बताई गई है। गेरंड संहिता की जगह अगर हठ प्रदीपिका या हठ रत्नावली होता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही होता, इसलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप श्लोक को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा चतुरंगुल विस्तारम, तो केवल 4 उँगली चौड़ाई बताई गई है वस्त्र धोती की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाइवट जॉइंट अगर एट व्हिच प्लेस? अगर आप बहुत बेसिक से पढ़िएगा तो आपको केवल और केवल एल्बो पे हिंज जॉइंट देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे जो बोन रहती है ना, ये आपका ह्यूमेरस रहता है और यहाँ पे रेडियस और अल्ना रहती है और इसके बीच में जो जॉइंट होता है, आइए एक फिगर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये ऊपर वाला आपका ह्यूमेरस हो गया, ये आपका अल्ना और यह आपका रेडियस। इसके बीच में जो ये जॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपका पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट एक जगह और कहाँ होती है? जो आपकी एटलस और एक्सिस रहती है, वो कुछ इस तरीके से इसमें फँसी हुई रहती है ना, और ये अंदर से इसके बाहर आया, ताकि जब आप सिर को ऐसे लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करते हैं, तो यह इसके चारों तरफ यह घूमती है एक तरीके से। तो यह आपका पाइवट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रोटेशन अराउंड सेंट्रल एक्सिस। जो सही आंसर होगा यह आपके एल्बो जॉइंट्स हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग योग चूड़ामणि उपनिषद अबाउट द प्राणा। योग चूड़ामणि उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन क्या है? जब आप योग चूड़ामणि उपनिषद को देखोगे तो आपको यह श्लोक देखने को मिलेगा ना, स्व शब्देन, स्व शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है किसके लिए? भवेत प्राणा, प्राण के लिए स्व शब्द का उपयोग किया गया है। स्वादिष्ठानम तदाश्रय, जिसका कि स्थान कहाँ बताया गया है? स्वादिष्ठान में क्या है? तदा आश्रय, मतलब तत् जोड़ आश्रय, उसका आश्रय है किसका? प्राण का। तो यहाँ पे 2 बात आपको पता चली, क्या क्या? तो प्राण को ही क्या कहा गया? स्व कहा गया है और प्राण का निवास स्थान स्वादिष्ठान चक्र में बताया गया है। अगले लाइन में आप क्या देखते हो? स्वादिष्ठान आश्रयात अस्मान मेढ्र मेभा विधीयते। स्वादिष्ठान में आश्रय होने के कारण अस्मान मेढ्र मेवा, इसलिए उसे क्या कहा गया है? मेढ्र। इसको, उस प्राण को ना, यहाँ पे आप देखोगे स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ्र कहा गया। किसे मेढ्र कहा गया? उस प्राण को ना, जो आपका स्वादिष्ठान चक्र में है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है, तो असत्य पूछा गया तो 4 विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न है, आर्य एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म हैज बीन क्लासिफाइड एज। तो बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग को निम्न भागों में बांटा गया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने भागों में बांटा गया ना। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो टोटल 8 है ना, तो पहले 2 को, फिर 3 और फिर 3, इस तरीके के आप 3 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो पहला क्या बोलते हैं इसको? प्रज्ञा, फिर सील और समाधि।
अब बात करें ये 8 हैं क्या? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डी, ई विल बी द राइट आंसर। 4 हो जाएंगे आपके सही उत्तर। तो आपको यह बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रज्ञा, दृष्टि और सम्यक संकल्प। फिर सील की बात करें तो वाक, क्रमांत और आजीविका। अगर समाधि की बात करें तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये थे हमारे 1 से 10 क्वेश्चन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको चैनल यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।